ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का वक्त हो चला है। महादंगल में आज बात होगी पड़ोसी देश नेपाल की, जो आज हिंसा की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में भारी हिंसा हुई। आज भीड़ संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। संसद भवन में आगजनी हुई। कई मंत्रियों, सांसदों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में 23 लोगों की जान चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। देउबा और उनकी पत्नी, जो विदेश मंत्री हैं, उनकी जबरदस्त तरीके से जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं। आखिरकार युवाओं के इस क्रांति के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पहले सोशल मीडिया पर से पाबंदी हटाई गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा भी हो गया। उन्हें सेना किसी सुरक्षित ठिकाने पर लेकर गई है। हालांकि सेना उन्हें कहां लेकर गई, वो किस देश जाएंगे, क्या दुबई वो भाग जाएंगे, कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में बना हुआ है। कई सांसदों और मंत्रियों ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर भी हमला हुआ। हमले में देउबा जख्मी भी हुए हैं। पीएम के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में युवाओं के जश्न का दौर जारी है, लेकिन हिंसा की खबरें भी लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। प्रदर्शन करने वाले जेन जी की मांग है कि अब बालेन शाह देश का नेतृत्व करें। पहले बांग्लादेश और अब नेपाल, सत्ता के विरुद्ध एक बार फिर से युद्ध हम देख रहे हैं। आपको नेपाल से पल पल की खबर आज महादंगल में दिखाएंगे। सवाल है, ओली के बाद नेपाल की कमान अब किसके हाथ में मिलेगी? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा है या हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? तमाम सवालों पर महादंगल में बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने जानकार, इस मामले से जुड़े हुए नेपाल विशेषज्ञ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल के भीतर हालात किस कदर खराब हो चले हैं? प्रदर्शनकारी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। नेतृत्व किसको सौंपा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और हिंसा की आग कब थमेगी, ये सवाल कायम है। नेपाल के हालात देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनस और इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। ये मेरे पीछे पुलिस आप देख रहे हैं। इस साइड की सड़क खाली है और इस द्वार से अंदर जाने के लिए पुलिस की टीमें यहां मौजूद है। पथराव पुलिस की तरफ आ रहा है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के शेल जा रहे हैं। जले हुए टायर्स धीरे धीरे पुलिस की तरफ कर रही है। पुलिस धीरे धीरे पीछे हट रही है और पार्लियामेंट अब ज्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग है और ये भीड़ है। और आज मुझे लगता है कि नेपाल में एक और इतिहास लिखा जाएगा। युवाओं की है क्रांति, लेकिन नेपाल में अशांति ही अशांति। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के आवास में आगजनी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास स्थान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, मौजूदा प्रधानमंत्री हो। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पूर्व पीएम झालानाथ खनल के आवास में आगजनी की खबर है। आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।
जालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्व पीएम देवबा के घर पर भी हमला किया गया। हमले में देवबा और उनकी पत्नी जख्मी हुई हैं। आपको बताते चले विदेश मंत्री हैं पूर्व पीएम देवबा की पत्नी, जिनकी उम्र 63 साल है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री देवबा की उम्र तकरीबन 80 साल है। उनको भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा है, नहीं छोड़ा है। और अब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, सवाल बड़ा है कि ओली के इस्तीफे के बाद आखिर ये प्रदर्शनकारी अब भी मानने को क्यों नहीं है तैयार। सत्ता परिवर्तन कब होगा? नेपाल की सेना का रुख क्या होगा? हमले में पूर्व पीएम देवबा, उनकी पत्नी जख्मी हुई हैं। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले युवाओं के आंदोलन की कई अलग अलग वजह सामने आई, लेकिन उसके बाद आंदोलन क्या अब अराजकता का रुख ले रहा है या फिर जल्द ही वहां पर शांति आ जाएगी? ये बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है, क्योंकि नेपाल के अलग अलग हिस्से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेन जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हुआ। महंगाई, बेरोजगारी की बात करने वाले जेन जी ने अब जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है, उसने नेपाल के भविष्य को लेकर कई गंभीर चिंताएं इस वक्त दुनिया भर के सामने रख दी हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री का दफ्तर जला दिया गया है। बड़ी खबर, नेपाल में प्रधानमंत्री का दफ्तर जला दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर में आग लगा दी है। आपको बताते चले, एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन ये दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है। इस्तीफे के बावजूद पीएम के अभी भी प्रदर्शनकारी मानने को नहीं है तैयार। और जेन जी की ओर से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो लगातार हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है। हालांकि अलग अलग यहां पर नाम भी सामने आए हैं। आपको बताते चले कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या बालेन शाह को जिम्मेदारी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में दी जाएगी, जो काठमांडू के मेयर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। आपको बताते चले, हिंदुस्तान से, कर्नाटका से उन्होंने पढ़ाई की है। सभी पार्टियों को हराकर उन्होंने मेयर का चुनाव जीता, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 35 साल उनकी उम्र है। लेकिन उसके पहले नेपाल में पीएम दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, ये हिंसा के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? क्योंकि प्रदर्शनकारियों की जो मांगे थी यकीनन वो पूरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी था कि मौजूदा पीएम इस्तीफा दें। यकीनन उनकी सरकार के चले जाने के बाद अब इतनी अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? जगह जगह जितने भी बड़े बड़े आवास हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनसे बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं, सबको आग के हवाले किया जा रहा है। होटल तक को जला दिया है प्रदर्शनकारियों ने। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, अहिले यहाँ यसरी आगो लागिरहेको छ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले पीएम दफ्तर की तस्वीरें आप देखिए। आप देख रहे हैं पीएम दफ्तर को कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार प्रदर्शनकारियों की ओर से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। बालेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उनकी ओर से कहा गया है जेन जी यानी कि युवा अब घर जाएं। काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं बालेन शाह। आंदोलनकारियों ने बालेन शाह को अब पीएम बनाने की मांग भी कर दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बालेन शाह ने अब प्रदर्शनकारियों से अपील की है। बालेन शाह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अब अपने अपने घर जाएं। उनकी ओर से नेपाली भाषा में यहां पर लिखा हुआ है। अब उनकी मांगे पूरी की जा चुकी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे बालेन शाह की ओर से प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि अब आप अपने अपने घरों को वापस जाएं। जेन जी अपने घर वापस जाएं। यानी कि प्रदर्शनकारी जो लगातार जगह जगह कहीं पीएम दफ्तर को जला दे रहे हैं, कहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला किया जा रहा है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया है। विदेश मंत्री जो महिला हैं उनके साथ भी जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है, उनको चोटें भी आई हैं। और केपी शर्मा ओली के घर पर जब आगजनी की गई उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं बालेन शाह। बालेन शाह के इस अपील का क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनके साथ चर्चा में आगे हम बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक हैं, आप जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरती टिक्कू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नलिनी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय केडिया जी, आप नेपाल के उद्योगपति हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अमर प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में नीरज राजपूत, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, बालेन शाह ने जो अपील की है जेन जी अब अपने अपने घरों को वापस आए, क्या इसका असर अब पड़ता हुआ दिखेगा?
बिल्कुल पढ़ना चाहिए चित्रा, क्योंकि अब जैसे कि कहा जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ गई है। अब जनता आ चुकी है, लेकिन अब जनता आ चुकी है, सिंहासन भी खाली हो चुका है। अब आगे क्या, क्योंकि अव्यवस्था पूरे काठमांडू, पूरे नेपाल में फैल चुकी है। चार पूर्व प्रधानमंत्रियों, जिसमें केपी शर्मा ओली भी शामिल है, उनके घरों को आग लगा दी गई या फिर तोड़फोड़ की गई है। शेर बहादुर देउवा 5 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई। तो अब यह अव्यवस्था फैल चुकी है। अब जो जनता की मांग थी कि केपी शर्मा ओली की सरकार जानी चाहिए, वो जा चुकी है। अब आगे का रास्ता क्या, राजशाही का रास्ता है या फिर जो रवि लामेछेन है या फिर जो बालन शाह है, इनको सत्ता देनी चाहिए। अंतरिम सरकार कैसे बनेगी, और वहां पर लगातार नारेबाजी चल रही है इनके पक्ष में। यह बड़ा सवाल है कि अंतरिम सरकार कब और कैसे बनेगी, क्योंकि बिना सरकार के एक देश की स्थिति क्या होती है आप देखिए। लेकिन सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है, सिंहासन खाली हो गया है क्योंकि जनता ने आकर वहां पर तख्ता पलट कर दिया है। अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो केपी शर्मा की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है, उनको सेना कहीं और लेकर गई है। खबर है कि जल्दी ही वो देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण ले सकते हैं। उसके बावजूद ये जो जेनजी है, ये मानने को क्यों नहीं तैयार है? पीएम दफ्तर को आके हवाले कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी नहीं बख्शा गया है, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई है। अशोक सज्जनहार जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, वहां पर किसी एक का नेतृत्व नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना कोई इंडिविजुअल है जो कि इसको लीड कर रहा है। वैसे जो कि ये कहे, जो हमने ये सब जो कि हमारे गंतव्य थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने उनको अचीव कर लिया है। क्योंकि पहले तो जो सरकार थी केपी शर्मा ओली की, कल उन्होंने कहा ये जो 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनको हमने बैन किया था, वो बैन हमने हटा दिया, उसको लिफ्ट कर दिया, वो आ गए हैं। तो उनका ये सोच थी जो शायद ये जो जेनजी आए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शायद चले जाए। परंतु उन्होंने देखा है जो ये जो प्रोटेस्ट थे, ये केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो ऑपोजिशन था। करप्शन के विरुद्ध वो बात करना चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट के विरुद्ध वो बात करना चाहते थे, इन्फ्लेशन के विरुद्ध वो बात कर, जो ऑपरेशन हो रहा है, जो रिप्रेशन हो रहा है गवर्नमेंट का, जो ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। मेरे विचार से ये फिर हमने देखा जो आज सुबह फिर से सारी जो जेनजी है, सब जनता है, सब आ गई सड़कों के ऊपर और प्रोटेस्ट करने लगे। और पूरा दिन हम देख रहे हैं जो क्या हो रहा है। तो किसी ना किसी को इसका नेतृत्व लेना पड़ेगा। और ये राष्ट्रपति कार्यालय की तस्वीरें हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। राष्ट्रपति कार्यालय को भी आपके हवाले कर दिया गया है। न सत्ता पक्ष के नेता बच रहे हैं, न विपक्षी दलों के नेता बच रहे हैं, न राष्ट्रपति भवन बच रहा है, न राष्ट्रपति कार्यालय बच रहा है। संसद भवन पर भी वहां पर आगजनी की गई है, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जेन-जी के हाथों में आ चुका है अब नेपाल, उसके बावजूद वहां पर प्रदर्शनकारी मानने को क्यों नहीं है तैयार, ये बड़ा सवाल है। किन किन के ऊपर हमला किया गया है वो भी दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा 80 साल की उम्र में इनके ऊपर प्रदर्शनकारियों की ओर से हमला किया गया है। यकीनन ये वो तमाम लोग हैं जिनका नेपाल को बनाने में एक बड़ा रोल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी चेहरे को ये बख्शने को तैयार नहीं है। दिबांग, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो तस्वीरें राष्ट्रपति कार्यालय के हम दिखा रहे हैं या फिर अलग अलग हिस्सों की, अब तो जेन-जी के हाथों में आ चुका है नेपाल, उसके बावजूद ये मानने को क्यों नहीं है तैयार? दिबांग, अब क्या बाकी रह गया है? देखिए चित्रा, एक तो बात यह है कि अभी वहाँ इतने लोग मारे गए हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं, तो आप अगर स्टूडेंट मारे गए तो तुरंत तो शांत नहीं हो जाएंगे। वो गुस्से की आग अभी भी जल रही है, उन लोगों ने अपनों को खोया है। और ये जो इस्तीफे हुए हैं ये आज ही हुए हैं, और लगातार इस्तीफे के बाद हमने देखा है, जो हमने बांग्लादेश में भी देखा, कि आपको जब एक सफलता हाथ लगती है तो आप पीछे हटते नहीं हैं आराम से, आप और आगे जाते हैं। दूसरा, एक नियंत्रण में नहीं है। कल से भी हम देख रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, अनऑर्गेनाइज था, स्वतः स्फूर्त एक तरीके से हुआ है। तो एक वो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं किसी भी आंदोलन में, अगर उसका कोई नेता हो जिससे बात की जाए, जो कोई समझाए तो बात समझे, वो नहीं है। अपने आप लोग कर रहे हैं, जो मुझे वहाँ से जानकारी मिल रही है, और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। और ये जो बालेंद्र शाह की तो ज़रूर बात की है उन्होंने कि इनको बनाया जाए प्रधानमंत्री। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ सेना का भी टेक ओवर हो सकता है। मेरे ख्याल से अगले 1.5 घंटे में ये सारा तय होगा। वो ये भी संभव है कि सेना इसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि जिनसे मेरी बात हो रही है सारे पत्रकार हैं और बता रहे हैं कि वहाँ अभी भी गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो काफ़ी एक्शन वहाँ पर हो रहा है। सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने बात की है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से,
और बलविंदर शाह भी उस वाली मीटिंग में मौजूद थे। इन सब की बैठकें चल रही हैं और इस तरीके से तय किया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को शांत और किया इस जाए। तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है, क्या नेपाल के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है? जल्दी से कंफर्म करके इस खबर को हम देश के सामने रखेंगे। लेकिन तो आउटकम है वो आज हम देख रहे हैं कि जनरेशन जी ने अपने हाथों में सत्ता को लिया और जिस तरह से केओस और एनार्की की, वो ये दिखाता है कि आज के जो सिचुएशन है, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, खासकर एशिया में, एशिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, अगर आप सारे इंडिया के ही नेबर्स को ले, पाकिस्तान को ले, अफगानिस्तान को ले, श्रीलंका को ले, मालदीव्स को ले, बांग्लादेश को ले, बिल्कुल, और म्यांमार को ले, तो आपने देखा कि कहीं ना हर नेशन में इस तरह के रेवोल्यूशंस हमने पिछले 4-5 साल में लगातार हम देखते आ रहे हैं, जो अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। और अगर आप इस जनरेशन जी के बारे में आप सोचें कि ये जो इतना ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं कि इनके पास लीडर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये लग नहीं रहा है कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। खुद से आप जनरेशन जी को जब आप देखते हैं, नेपाल की हो या इंडिया की हो या बांग्लादेश की हो, उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी इडियम है, जो फ्रेजियोलॉजी है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कलर रेवोल्यूशंस जो हमने यूरोप में देखी या कहीं और देशों में देखे, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल का एक वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था, वायरल हुआ था कुछ महीने पहले, इसी साल की बात कर रही हूँ। एक लड़का बहुत ही एंग्लिसाइज्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो करप्शन की बातें कर रहा था, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहा था, और एक छोटा सा बच्चा था 10th क्लास का शायद, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी या उसका जो नैरेटिव था इतना पावरफुल, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आज हम मीडिया ने बहुत बड़ी ताकत भी दी है। तो ये भी बात है, ये हमने देखा है कि ब्रेन वॉश होते हुए भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक बार जब एल्गोरिदम किसी सब्जेक्ट को लेकर शुरू होता है तो वो कौन सा दिशा ले लेगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। फिलहाल एक बड़ी खबर दे दें, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा के पिटाई का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, और इन सबके बीच आपको बताते चले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा के पिटाई का अलग अलग वीडियो लगातार सामने आ रहा है। एक बार ऑडियो के साथ देखते हैं पूरा वीडियो। ये तस्वीरें आपके सामने है, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा की पिटाई का ये वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बताते चले, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब राजशाही का खात्मा हुआ था नेपाल में, उसके बाद ये माना जा रहा था कि लोकतंत्र के जरिए मजबूत सशक्त होता हुआ आगे बढ़ेगा नेपाल। लेकिन मौजूदा वक्त ऐसा हो गया है कि चाहे 80 साल के पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे नेपाल के वित्त मंत्री हो, चाहे महिला विदेश मंत्री हो, कोई भी हो, ये जेनजी उनको नहीं छोड़ रहे। क्या ये ऑर्गेनिक है? इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, या फिर ये नेपाल के सिर्फ युवा है, या कोई और ताकत भी है जो लगातार अब वहां पर शांति नहीं होने देना चाहती है? कई ऐसे सवाल है जो बना हुआ है। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नेपाल से उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है, एक एक करके कई लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। अभी क्या हालात हैं? युवा क्या अभी भी सड़कों पर हैं? क्या क्या जला दिया गया वहां पर? किस तरह की स्थिति बनी हुई है वीरेंद्र? जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर में आगजनी हो गई और उनको सुरक्षित स्थान पे रखा गया है, आर्मी अपना अधीन में रखा गया, अपना सुरक्षा के अधीन में रखा है। लेकिन औपचारिक तौर पे ये कहीं पे पुष्टि नहीं है कि उनका इस्तीफा हुआ है, और राष्ट्रपति का इस्तीफा किसी ने मांगा भी नहीं है। कहीं से भी ये आवाज नहीं उठी है। हो सकता है कि खबरें फैली होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं आई है। लेकिन अभी तक दूसरा जो एक खबर है, बालेन शाह जो बेहद लोकप्रिय युवा हैं, लोकप्रिय नेता हैं, बालेन शाह का एक दूसरा पोस्ट आया है, फेसबुक पोस्ट। उसमें अपना पोस्ट में ये लिखा है कि प्लीज जेन जी, आप जो है घर वापस जाओ, अब हमारा आंदोलन का जो मकसद था वो पूरा हो गया, प्लीज, ऐसे करके उन्होंने अपना पोस्ट लिखा है। तो क्योंकि जेन जी का जो है अगुवाई भले ही औपचारिक तौर पे ना हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पे बालेन शाह कर रहे हैं, उनका पोस्ट से ये दिख रहा है। उधर से रवि लामिछाने का भी पोस्ट आया है कि जेन जी आप जो है घर वापस जाओ, अब सार्वजनिक संपत्ति पे नुकसान ना करा जाए, इस टाइप का पोस्ट सब है।
तो इससे ये कहा जाता है कि नेपाल के फिलहाल का पोजीशन ये है, लेकिन ठीक है। राष्ट्रपति वाले जो खबर है हाँ। वो अभी तक औपचारिक तौर पर चलिए पुष्टि इसके लिए नहीं है। इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले जब प्रधानमंत्री ने भी नेपाल के इस्तीफा दिया था तो औपचारिक ऐलान का इंतजार करना पड़ा था। उसी तरह से राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर सामने आ गई है। किसी ने मांगा नहीं, वीरेंद्र बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अगर आवास को क्षति पहुंचाई जाए, उनके कार्यालय को आगजनी के हवाले कर दिया जाए, आग लगा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदर्शनकारी मानने को नहीं है तैयार। नलिनी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नलिनी जी, ये बात सच है, और जैसा कि बार बार बालेन शाह की ओर से भी अपील की जा रही है कि आपकी मांगे पूरी हो गई, जेन जी के हवाले अब नेपाल आ चुका है, प्लीज आप शांति बनाए रखिए, अपने अपने घरों को वापस आए, उसके बावजूद ये लोग जाने को क्यों तैयार नहीं नजर आते? नेपाल में कई घंटे हो चुके हैं, पीएम के इस्तीफे के बावजूद शांति क्यों वापस नहीं लौट पाई है? नलिनी सिंह जी। चित्रा, आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि जेन जी ने जो ज़रा थोड़ी मेरी एको बंद करवा दीजिए, अंदाज़ा इससे लग जाएगा कि जेन जी ने जेलों में से जो चाहते थे वो उन नेताओं को छुड़वाया है। बिल्कुल। रवि लामिछाने के बारे में आप बात कर रही थी, बिल्कुल। जो कि वहाँ पर कोऑपरेटिव एक जिसे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के उसमें अंदर थे, ये आरोप उन पर थे, तो उनको भी उन्होंने कर दिया, और आपने उनके ट्वीट का भी अभी जिक्र किया। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि अगर जेन जी यहाँ तक पहुँच गया है तो इस वक्त उसको जिसे कहते हैं ना, उसने स्वाद चखा है एक बहुत बड़ी कामयाबी का। तो इस वक्त तो जेन जी को ये समझना कि वो अब अपने घरों में जाके रज़ाई ओढ़ के बैठ जाएंगे चुपचाप से, ये नहीं होने वाला है। कहीं आप लोगों ने ये कहा, आप ही शायद कह रही थी कि क्या कोई इनको उकसा रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त आप देखें तो जो आपने कहा कि हमारे ही जो पड़ोस में कितने इमरान खान का जो पाकिस्तान में हुआ वो भी सोशल मीडिया से, बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ, म्यांमार का हुआ, यहाँ पर इंडोनेशिया का हुआ, सोशल मीडिया का यहाँ बहुत बड़ा हाथ है, और हम इसे एनालाइज करने में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं। अब क्या है जो मुझे समझ आ रहा है नेपाल को देख करके कि केवल आपको बिग टेक प्लस यानी बिग टेक जमा एक ये यूथ जो है, जो कि उग्र है किसी भी वजह से, वो चाहिए तख्ता पलटने के लिए। तो सारी सरकारें एशिया में, साउथ एशिया में, सब जगह सतर्क हो जाए कि कम से कम हमारे इस बड़े इलाके में ये चीज़ कामयाब हो रही है कि यहाँ पर यूथ को उग्र करना बहुत आसान है। ये तो मार्क जुकरबर्ग वगैरह जो है, इनको आप समझिए कि इनको पावर मिल गई है सारी, मेरी नज़र में। और दूसरी बात है, अब आप कह रहे हैं कि ये घर क्यों नहीं जा रहे, इन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी एक कदम उठाया जिसके बारे में शायद जिक्र करना भी बाकी है। बालेन शाह का नाम किया है आगे। बालेन शाह मधेसी मूल के एक नागरिक हैं, नेपाली नागरिक। तो आप जानते हैं कि मधेश और पहाड़ में कितना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। ये बीते कुछ साल पहले बिल्कुल हमें दबाया गया है, बिल्कुल बहुत, और कई मौतें भी हुई थी बाढ़ में शायद मधेश में। तो अब ये देखिए कि अगर वहीं के मूल का इंसान उसको ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, हम सबको एक मिनट सोच लेना चाहिए एक शांति से कि ये कितनी देर चलेगा। क्या वो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो खाइयाँ हैं, वो फिर उभर आएंगे? लेकिन ये तो हुआ जो जेन जी का है। मुझे ये कहना है कि इसमें एक चीज़ बिल्कुल जाहिर हो गई दोबारा, शायद कल से मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए, जब नेपाल का युवक कुछ ठान लेता है तो युवक वो पाकर ही हटता है। आपको याद होगा 2006 में जो माओवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने 207 साल पुरानी राजशाही को एकदम से धराशायी कर दिया था। बिल्कुल, क्योंकि यही जो लोग हैं, केपी शर्मा ओली अपने आप उस वक्त प्रचंड के साथ, केपी शर्मा ओली शहरों में थे, प्रचंड गांव में थे, और वो ले करके उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र उस वक्त जो थे, उनकी सत्ता पलट दी, और जो सरकार थी उसको पलट दिया। और लेकिन हमने ये भी देखा है नलिनी जी, बीते कुछ समय से लगातार राजशाही के लौटने को लेकर भी
वहां पर कई जगहों पर आंदोलन हुए। आपने मधेशियों के आंदोलन की बात की थी, उस समय हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है नेपाल और भारत का, वहां पर यह आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ रहा था। हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों में नेपाल में किस तरह की आंतरिक अशांति है। हालांकि ओली का इस्तीफा हो गया है। आपको बताते चले कि ओली के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंध में नेपाल के बिगड़े, वो नेपाल जिसको दर्द होता है तो यहां पर भी हिंदुस्तान के अंदर भी तकलीफ होती है, वो नेपाल जिससे हिंदुस्तान का रोटी और बेटी का रिश्ता है, वो नेपाल जब वहां पर भूकंप आता है तो सबसे पहले कोई देश अगर वहां पर मदद भेजता है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन केपी शर्मा ओली की ओर से उन संबंधों को भी खराब किया गया था। उनके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उसके बाद वहां का युवा आंदोलन रद्द हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया को लेकर जो बैन उनकी ओर से किया गया, उसके बाद इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। और आज देखिए नेपाल के हालात क्या हैं। लेकिन नेपाल में शांति कब आएगी? संजय केडिया जी नेपाल के आप बड़े उद्योगपति हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय केडिया जी, अभी क्या हालात हैं? नेपाल में शांति कब और कैसे आएगी, इसको लेकर क्या जतन वहां पर किए जा रहे हैं? अभी यहाँ की हालत तो बहुत खराब है। अभी भी आंदोलनकारी लोग रोड में ही हैं, अभी भी आगजनी और अटैक कर ही रहे हैं जगह जगह पे। और मीडिया से काफ़ी कुछ मालूम पड़ रहा है और बाहर निकलने की पोजीशन अभी नहीं है। अब बालेंद्र शाह जी का अभी नाम आ रहा है और अभी नाम बिछाने के बीच में दोनों की मीटिंग हो रही है। अभी अब उन लोगों की मीटिंग से क्या हो रहा है, लेकिन उन लोग ने भी करीब 1 घंटे पहले उन लोगों ने बोल दिया था कि आंदोलनकारी लोगों को घर जाने के लिए, लेकिन आंदोलनकारी लोग घर नहीं गए अभी तक। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन क्या हो रहा है, मतलब गॉड नोज। अब कहा जाता है कि जब भी कोई एक बड़ा नेता होता है, जैसा कि बालेंद्र शाह को लेकर उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया, रवि लामछाने उनको छुड़ा लेने में भी प्रदर्शनकारी कामयाब रहे, जिन्होंने बहुत 6 महीने के भीतर अपनी पार्टी बनाई और बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि बाद में उनको जेल के भीतर डाल दिया गया। लेकिन अमर प्रधान जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, अगर बड़े बड़े वो नेता जो युवाओं के साथ खड़े दिखे थे, युवाओं के ऊपर जिनका प्रभाव भी है, जिन्होंने जेनजी की इस आंदोलन को अपनी आवाज दी, अगर वो भी अपील कर रहे हैं कि अपने घरों को वापस आए, फिर भी अगर युवा नहीं जा रहा है, तो क्या बातें समझ में आ रही हैं? अमर प्रधान जी, किसकी बात मानेंगे ये लोग? जी चित्रा जी, ये जो कल का जो दिन था, जो ये 19-20 लोगों, जो यूजुअली स्टूडेंट लोगों की जो मौत हो गई, वो एक नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। ये नेपाल के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में तो ये दर्ज हो भी चुकी है। तो उसके बाद तो आज सुबह, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, तो आज सुबह एक कंफ्यूजन थी कि अब ये आंदोलन जाएगी किधर। कि लोगों का ऐसा मानना था कि ये तो सिर्फ जनरेशन जी की आंदोलन है, बिल्कुल ऐसा मानना था। जनरेशन जी तो इतनी बड़ी उनकी लोगों की मौत हो गई, तो आज ये कंफ्यूजन थी ये जाएगी किधर। तो आज क्या हो गया, ये जनरेशन जी का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरा नेपाल वासियों का आंदोलन हो गया आज। और आज एक नेपाल के इतिहास में और एक बड़ा दिन है, क्योंकि अभी आंदोलन तो चल रही, पर जुडिशियरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, जो एक राष्ट्र के जो 3 खंभे होते हैं, ये सब आंदोलनकारी नेपाली जनता, अब आंदोलनकारी मतलब नेपाली जनता के हाथ में आ चुका है। अब ये नेपाली जनता को अभी ये जो मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने जो इस्तीफा दिया, इससे इन लोगों की they will not be happy with this, so they want something more। अब ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ रही कि अब ये आप लोगों ने अभी जिक्र कर रहे थे, बालेंद्र शाह की जिक्र कर रहे हैं, रवि लामिछाने की जिक्र कर रहे हैं, और ये नेपाल के प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, उनका भी अब एंट्री हो चुका है। और अभी ये कुछ ही देर में मेरे विचार से नेपाली समय 6 बजे के अराउंड, which will be 20 minutes from now, ये देश के नाम में एक संबोधन कर रहे हैं, और ये संबोधन के बाद और ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। और आज का दिन आप नेपाल के अलग अलग हिस्सों से, आप नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बताया कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और ये भी खबर आ रही है कि नेपाल की जो सेना है वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, इसके अलावा वो बालेंद्र शाह से भी बातचीत करने वाली है। क्या इस बारे में कोई भी जानकारी है आपके पास, अमर प्रधान जी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगा, ये देश के नाम में प्रधान सेनापति कुछ बोलेंगे शायद, उसके बाद जी आप ये कह रहे हैं, उसके बाद
और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जिस तरह से तकरीबन सभी मंत्रियों ने नेपाल में इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद सेना का रोल अब यहाँ पर कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। सेना क्या अभी कमान अपने हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, और उसके बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद ये जो बड़े नेता हैं जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, चाहे वो बालेन शाह हो, चाहे वो रवि लामिछाने हो, सुदुन गुरुंग भी हैं। आपको बताते चले एनजीओ हामी नेपाल के प्रमुख हैं। युवाओं को एकजुट करने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। इन सभी से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि बार बार अपील करने के बावजूद जो युवा हैं सड़कों पर, वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से दिबांग आपके पास आते हुए, नेपाल की सेना का यहाँ पर रुख अब काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अब उनके कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि नेपाल में जल्द से जल्द शांति आए, स्थिरता आए, उसको लेकर वो प्रयास करें। मैं आपको यही बता रहा था कि ये बहुत कयास लग रहे हैं वहाँ पर, और कि सेना का टेक ओवर हो सकता है, क्योंकि जो हालत है, और ये बार बार हम सुनेंगे कि किस तरह से हालत तमाम अपील करने के बावजूद वो काबू में नहीं आएगी। देखिए, हमने ये बांग्लादेश में भी देखा, वो जब आपके हाथ एक सफलता लग जाती है, इतना इमोटिव इशू हो जाता है कि आपके अपने लोग मारे गए हैं, तब आप सोचें कि नहीं, आप संयम से रहिए और घर चले जाइए, ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। तो इसमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो जोर ज़बरदस्ती फिलहाल सेना ही कर सकती है। एक बार बड़ी खबर दे दे दिबांग, इस पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद प्रदर्शनकारियों से नेपाल की सेना बातचीत करेगी। थोड़ी देर में नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करेंगे। अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि नेपाल की सेना एक बहुत जिम्मेदार सेना है, हिंदुस्तान के साथ भी उसके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। नेपाल की सेना के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में जल्द से जल्द शांति लेकर आए। नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करेंगे। और दिबांग, दिन में यह खबर आई थी कि जब केपी शर्मा ओली की ओर से सेना को निर्देश दिए जा रहे थे कि आप युवाओं को कंट्रोल करिए, उनके ऊपर बल प्रयोग करिए, तो सेनाध्यक्ष ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा ये संभव नहीं हो सकता है। जिस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, और उसके कुछ देर के बाद उनका इस्तीफा हो जाता है। दिबांग, हाँ, मैं चित्रा, इसमें आप कह सकती हैं यहाँ, और ज़ोर से कह सकती हैं, मेरी ताकत उतनी बुलंद नहीं है कि हमने सबसे पहले ये बात कही कि सेना की वहाँ पर शासन हो सकता है। और अगर आप देखें तो शेख हसीना का याद कीजिए, बांग्लादेश में उन्होंने भी सेना के जनरल को कहा कि आप यहाँ पर फोर्स यूज़ कीजिए, मैंने आपको बनाया है। उन्होंने कहा शेख हसीना ने, आप फोर्स यूज़ कीजिए, और जनरल ने मना कर दिया था वहाँ पर। वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से फोर्स यूज़ करेंगे तो आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे, आपका नाम खराब होता है, क्योंकि आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे केपी ओली के लिए या वहाँ शेख हसीना के लिए। जो युवा जो नाराज़ हैं वो इनसे नाराज़ हैं, तो जो जिनसे नाराज़ हैं उनके लिए अगर आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। इसीलिए सेना अध्यक्ष वहाँ भी समझ रहे हैं, यहाँ भी समझ रहे हैं सेना अध्यक्ष कि अगर हमें इनको शांत करना है तो इस राष्ट्र प्रधानमंत्री को जाना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद, और जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कि इनकी मीटिंग चल रही है, और वो अगर वो बात कर रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि इस समय अगर उस देश में कोई ऐसा है फादर फिगर जिसकी बात सब सुनने को तैयार हैं, तो वो सेना अध्यक्ष है। बिल्कुल। अगर सेना अध्यक्ष वो है तो साफ है कि वो अब उनका वहाँ पर शासन चलेगा। अब वो संभालेंगे देश को, जब तक वो संभालेंगे तब तक तो चलेगा ही। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, सेना प्रमुख का फादर फिगर जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है कि अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आपका देश मौजूदा वक्त में जल रहा है। न वहां पे संसद भवन बची, न प्रधानमंत्री का आवास बचा, न राष्ट्रपति भवन बचा है, न मंत्रियों के घर बचे, सांसदों का भी इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में आप आ गए और आप देश को संभालें। लेकिन नेपाल की सेना को जितना हम सब जानते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हमने देखा कि बार बार तख्ता पलट करके पूरी की पूरी अथॉरिटी, ताकत सेना अपने हाथ में ले लेती है। नेपाल में वैसा नहीं होगा। नेपाल में शांति के लिए सेना की ओर से कमान संभाली जाएगी, उसके बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाएगी, अंतरिम सरकार के गठन तक सेना अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने जाएगी। क्या ये माना जा सकता है अशोक सज्जनहार जी? देखिए, जो भी वहाँ पर आते हैं, जो भी वहाँ पर ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, और उनके पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और रोल होना चाहिए। क्योंकि बाहर से कोई आ जाए तो वो तो अगर एक कोई नेचुरल लीडर है उनका, सभी का, जो भी जेनजी का है, वो उनको शांत कर सकता। परंतु अगर ऐसी बात नहीं है तो आपको ऐसे फोर्स को लाना पड़ेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को लाना पड़ेगा।
और मेरे विचार से वो सेना ही है। सेना के पास, क्योंकि उनके पास फोर्स भी है, उनके पास पावर भी है, उनके पास अथॉरिटी भी है, और वो कह सकते हैं और उनसे बातचीत करके, और वो इन सब चीज़ों से चित्रा टेंटेड नहीं है, क्योंकि इनका जो रोष है जेनजी का, जो इनका गुस्सा है, वो है पॉलिटिकल क्लास के विरुद्ध। क्योंकि आप देख रहे हैं जो पिछले 15 साल में उन्होंने, जिसे म्यूजिकल चेयर्स होता है, ये अभी आपने कहा शेर बहादुर देवबा 5 बारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, केपी शर्मा ओली भी वैसे ही बन चुके हैं, माधव नेपाल भी, प्रचंड भी, मतलब एक के बाद अगर एक कोई अपना सत्ता देते हैं तो वो दूसरे आ जाते हैं। और जो ऑपोजिशन है उनको आप रिप्रेशन करते हैं, उनका मुंह आप बंद करते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। जुडिशरी है उसको आप खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो भी रोष है, जो गुस्सा है, वो इस्टेब्लिशमेंट में है, वो पॉलिटिकल क्लास में है। जो आप बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी बिताते हैं, परंतु जो आम जनता है उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। परंतु सेना इससे टेंटेड नहीं है, सेना इससे बिल्कुल अलग है। तो मैं समझता हूँ सेना को ये अधिकार मिलेगा, जो वो वहाँ पर जब बात करते हैं तो उनको सुना जाएगा, रिस्पेक्टफुली सुना जाएगा, और उनके पास एक ये अच्छा मौका होगा। एक चीज़ मैं आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूँगा, जो आपने बताया चित्रा इसके बारे में, जो अभी मोनार्की जो है वो इट इज़ मेकिंग द राइट नॉइजेस। जो कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, ये 19 लोग मारे गए, जो पहले तो 19 का ही था, अब कुछ ज़्यादा हो गए हैं जी, तो ये बुरा हुआ और इनको पूरा हम जेनजी को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें एक छोटा सा तबका जो है वो मोनार्की के हित में भी है। तो अब देखना पड़ेगा जो मोनार्की भी उसमें क्या रोल प्ले करती है और उनके ऊपर क्या वो क्या बातचीत में आते हैं, तो वो क्या रोल इसमें करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन आपको बताते चले और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बालेन शाह की ओर से लगातार जेनजी से कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों को जाए, अब आपके हाथ में आ चुकी है सत्ता, अब आपके हाथ में है कमान। नेपाल में जेल तोड़कर कैदी भाग गए हैं। रवि लामिछाने को तो निकाल लिया गया, उनकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं नेपाल में जेल तोड़कर कैदी भागे गए हैं और सामान लेकर वो निकल रहे हैं। हालांकि इसको भागना नहीं, ये आराम से निकल रहे हैं। आप देखिए जेल तोड़कर ये लोग आराम से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ ऐसे ही जा रहे हैं, हाथ में टीवी भी है, वो भी उखाड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये जेल के भागे हुए कैदी हैं। अब वहां पर चूंकि सरकार है नहीं, सेना की क्या भूमिका है, ये अब से कुछ ही देर के बाद 6 बजे जब बाकायदा देश के नाम संबोधन होगा वहां के सेनाध्यक्ष का, उसके बाद इस बारे में जानकारी और निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो जेल में बंद लोग थे वो कैसे जेल तोड़कर भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रवि लामिछाने को पहले ही निकाल लिया गया। पूर्व डिप्टी पीएम रहे हैं रवि लामिछाने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपको बताते चले 21 सांसद उनके जीते, बहुत कम समय में शानदार करिश्मा उनकी ओर से कर दिखाया गया सत्ता को लेकर कम से कम। लेकिन उसके बाद लगातार वो आंखों की किरकिरी बन गए सरकार की, और उसके बाद उनको जेल के भीतर डाल दिया गया। तो एक तरफ रवि लामिछाने को पहले बाहर लाया गया और उसके बाद देखिए कि करके जो तमाम कैदी हैं वो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। आरती टिक्कू जी, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? देखिए चित्रा, मुझे तो अफगानिस्तान आज याद आ रहा है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान की सरकार गिरी और तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त भी जेलों से कई सारे तालिबान के जो एक्टिविस्ट थे और मेंबर्स थे वो निकले थे, और आज हम नेपाल में देख रहे हैं ये वही हालात है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो इस सब में से नज़र आती है वो ये कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी नेबर्स हैं, एक तो ये कि बहुत कमज़ोर नेशंस है, इनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर है, इनकी अथॉरिटी बहुत कमज़ोर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोकतंत्र कमज़ोर है। आप देखिए पाकिस्तान का तो मालूम ही था हमें शुरू से कि वहाँ पे लोकतंत्र कभी पनपा ही नहीं, अफगानिस्तान में नहीं पनपा। लेकिन नेपाल जैसी कंट्रीज़, श्रीलंका जैसी कंट्री, बांग्लादेश, जहाँ पे हमारी उम्मीद थी कि लोकतंत्र पूरी तरह से रूट लेगा, वहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बहुत कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पर भी 17 साल में 13 प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने भी अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया वहाँ।
आतिटिकू जी। बिल्कुल चित्रा जी, वही मैं पहले कह रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इनहेरेंट है नेपाल में, और आप अगर देखें पूरा साउथ एशिया या जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो कई लंबे अरसे से है, और उस सब में आज की डेट में अमेरिका और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उसकी जो टेंशन है वो हम हर देश में देख रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट हमें मालूम है कि नेपाल की नज़दीकियाँ जब मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई तो बहुत ज़्यादा एक तरफा चली गई चाइना के साथ, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नाकाम हुई है। और आज हम देख रहे हैं वो बांग्लादेश हो, वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकना चाहूंगी, बहुत बड़ी खबर नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। फायरिंग का आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये है, नेपाल से फायरिंग का आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या कर दी है। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार डाला है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, फायरिंग का आदेश देने वाले डीएसपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी है। ये कम से कम एक अच्छे आगे बढ़ते हुए नेपाल के लिए संकेत करता हुआ कतई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वहां पर 80 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ पीटे, उनकी पत्नी की पिटाई करे, भीड़ मिलकर एक महिला की जबरदस्त तरीके से बदसलूकी की जाए, और उसके बाद ये सही बात है कि फायरिंग का आदेश देकर बिल्कुल गलत काम उनकी ओर से किया गया था, क्योंकि उस फायरिंग में कई नौजवानों की जान चली गई। लेकिन फायरिंग का आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या कर दी है। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार डाला है। नीरज, क्या खबर इस बाबत? और इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर एनार्की, अराजकता जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो फैली हुई है, क्योंकि जो पुलिस है उसने भी अब अपना काम करना छोड़ दिया है। सरकार कोई है नहीं। नेपाल आर्मी, उसने साफ तौर से कह दिया कि हम अपने देश के जनता के खिलाफ, अपने देशवासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। उनकी गाड़ियों के आगे जब लोग लेट गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम गाड़ी चलाएंगे नहीं। और उसी के बाद ही जो जनरल अशोक राज सिडिल हैं, जो कि सेना प्रमुख है नेपाल के, उन्होंने ही दबाव डाला या मनाया, जो भी कह सकते हैं, कि शर्मा ओली को, कि आपको जाना पड़ेगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्थिति संभलेगी। लेकिन अभी स्थिति संभल नहीं रही है, क्योंकि इस वक्त कोई राज करने वाला नहीं है। नेपाल आर्मी के चीफ अब जब करने वाले हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने अपील जरूर की थी, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, वहां की जो नेपाल पुलिस है उनके आईजी भी मौजूद थे। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हथियार लहराते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े हथियार कुछ तो पुलिस वालों से छीने गए हैं, जिस तरह की खबर सामने आई। और अब नेपाल में क्या ये कहा जा सकता है नीरज, कि वहां पर पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पुलिस वालों, क्योंकि हम लोग देख रहे थे जिन्होंने कल फायरिंग करी थी, जिन पुलिस अधिकारियों ने, उनकी फोटोग्राफ बाकायदा, जो ये जेनजी है, इन्होंने फोटोग्राफ तक जारी कर दी थी, जिन्होंने दिखाया था कि इन्होंने फायर किया है। तो जब फोटोग्राफ्स ही सामने आ चुकी थी, उनके द्वारा जारी की गई थी, तो उसके बाद ऐसा लगता था कि ये जेनजी का गुस्सा जो है अभी थमेगा नहीं, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे कि कल का जब आपने सोशल मीडिया बैन हटा दिया है, सरकार जा रही है, उस सब के बावजूद भी उनका यही कहना था कि जिन्होंने फायरिंग करी है, जिन्होंने 19, 21, अब 23 तक पहुंच गया आंकड़ा, इन युवाओं को मारा है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी है, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब कार्रवाई करने वाला कोई था नहीं, पुलिस कौन कार्रवाई करती नहीं। नेपाल आर्मी अभी इंतजार कर रही है कि आगे क्या किया जाए। तो ऐसे में भीड़ ने अपने हाथ में ही कानून को ले लिया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। भीड़ ने अपने हाथ में कानून को ले लिया है। वहां पर पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं रहे। आपको बताते चले, भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये है, फायरिंग का आदेश जिस डीएसपी ने दिया था, उनकी हत्या कर दी गई है। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार दिया है। वैसे आपको बताते चले, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डीएसपी का ये शव है, ऊपर ऐसा लग रहा है कि ढक दिया गया है उनके शव को। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है, क्योंकि कानून अपना काम करता। जब आपकी जेनजी की सरकार बनती तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन क्या नेपाल अब अराजकता का शिकार हो रहा है? क्या युवाओं की आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेपाल में अशांति को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश भी इस वक्त देखने को मिल सकती है? वो भी तब जब बालेन शाह जैसे युवा नेता बार बार ये अपील कर रहे हो कि आप शांति बनाए रखें। देवांग कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देवांग, भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार दिया। जी हाँ, ये खबर है, पर चित्रा, मेरी जो नेपाल में सूत्रों से बात हो रही है, मैं अभी भी इसको कंफर्म करना चाहूँगा। ये खबर बताई जा रही है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा अभी नहीं किया है और सेना ने अपनी तरफ से
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है सेना की तरफ से, और जिसमें साफ कहा गया है कि सेना जो है वो लोगों की हिफाजत चाहती है, नेपाल की सुरक्षा चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। मैं पढ़ के आपको पूरा वो बता रहा हूँ, और सार्वभौमता चाहती है नेपाल की। और उन्होंने अपील की है कि अब आप लौट जाइए, क्योंकि अब हम यहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद कीजिए। ये बात ध्यान देने वाली यहाँ ये भी है कि जितने भी जो बड़े नेता हैं वो सेना की सुरक्षा में हैं, सुरक्षा घेरे में हैं। तो एक तरीके से सेना का रोल लगातार अहम हो रहा है। ये भी बताया है मुझे सूत्रों ने कि कुछ देर में राष्ट्रपति भवन से भी एक विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी एक अपील शायद आने वाली है लोगों को कि वो शांति रखें, और राष्ट्रपति शायद जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बुलाएं, बातचीत। दफ्तर को आके हवाले कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, वो राष्ट्रपति की बात क्या मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। सेना अध्यक्ष का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सेना ने नियंत्रण में ले लिया है पूरा का पूरा प्रशासन। आपको बताते चले, जिस तरह से सरकार अब वहां पर रही नहीं, पुलिस वालों की बात मानने को तैयार नहीं, डीएसपी की हत्या हो गई है, सेना ने अब अपने नियंत्रण में ले लिया है पूरा पुलिस प्रशासन। आंदोलनकारियों से बातचीत की अपील की जा रही है। थोड़ी देर में सेना प्रमुख की आपको बताते चले, सेना प्रमुख देश के नाम संबोधित करेंगे अपनी बात को, और उस संबोधन में वो क्या बातें रखते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अमर प्रधान जी, नेपाल के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमर प्रधान जी, क्या खबर आ रही है राष्ट्रपति को लेकर, और इसी के साथ ही साथ वहां पर डीएसपी को मार डाला भीड़ ने, ये तो अराजकता है। ये जी चित्रा जी, डीएसपी को इन लोगों ने मार दिया है। इसका ये 1-2 घंटे से ये सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रहा है वो विजुअल। ये भीड़ की गुस्सा जो मैंने पहले बार बताया कि ये जनरेशन जी का ही ये सीमित नहीं रहा है आंदोलन, ये पूरा नेपालवासी, क्योंकि कल आज तो पूरा नेपाल भर हर प्रमुख शहर में आज ये एजिटेशन हुआ है। सो नेपाल, ये भीड़ की इतनी बड़ी इनकी गुस्सा थी, और ये जो फेसलेस डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये भीड़, ये मॉब के हाथ, ये कुछ सोचती नहीं है ये मॉब, ये फेसलेस डेमोन्स्ट्रेशन ये सोचती नहीं है। और इनका गुस्सा इतना बड़ा था कि ये रिवेंज के तौर पे इन्होंने ये डीएसपी का इन्होंने हत्या कर दी, पीट कर हत्या कर दी। और आज सुबह से जितने भी ये पुलिस के जो लोगों ने गोली चलाई थी, उनकी फोटोज भी सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे। तो जनरेशन जी ने उन लोगों के भी ये रिवेंज लेने की उनकी भी ये मकसद थी, ये जनरेशन जी के लोगों की। लेकिन ये क्या जेन जी का ही गुस्सा है, या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत भी है जो लगातार वहां के युवाओं को भड़का रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आपको बताते चले, जिस तरह के हालात नेपाल में, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी की गई, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं बख्शा है इन प्रदर्शनकारियों ने। अब इन युवाओं को समझना होगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट को, अपने देश के जिस संसद को आप आग के हवाले कर रहे हैं, वो आपकी संपत्ति है, वो नेपाल की संपत्ति है, उसका किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको सुरक्षित रखें, ये युवाओं की जिम्मेदारी है। और अगर सेना इन लोगों को समझाने में कामयाब नहीं रही तो आगे आने वाला वक्त नेपाल के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं करता है। अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से इन तस्वीरों पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप देखिए, जो डिमांड है अभी, जो वहाँ पर ज़रूरी है करना, वहाँ वो ये उनको चाहिए जो वहाँ स्थिरता लाई जाए, वहाँ पर शांति लाई जाए। और मैं समझता हूँ जो ये बड़े सेंटर ऑफ पावर अथॉरिटी बनकर उभरेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे विचार से वहाँ पर सेना का होगा, क्योंकि सेना के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है, पावर का, शक्ति का वो इंस्ट्रूमेंट है जो वो इसको शांति वहाँ पर ला सकती हैं। तो बातचीत भी करनी होगी, डायलॉग भी करना होगा, और फर्मनेस भी दिखानी होगी। और मेरे विचार से वैसे ही आगे का रास्ता है वो वहाँ के जो भी ये बड़ी बातें आपने कही है। सेना प्रमुख की ये जिम्मेदारी है कि वो देश को संभालें, देश के युवाओं से सेना बातचीत करे, वहां के जो वो नेता, वो मंत्री या वो चेहरे जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं या जिनको युवा अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, उनसे वो बातचीत करें, बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि मौजूदा जो स्थिति नेपाल के भीतर पैदा हो गई है, यकीनन वो कतई ठीक नहीं है। आंदोलन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंदोलन जब अराजकता का
स्वरूप ले ले? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उम्मीद यही कि नेपाल जल्द से जल्द शांति के रास्ते पर वापस लौटे, वहां पर अंतरिम सरकार बने, युवाओं की पूरी मांग मानी जाए, ताकि यह हंसता खेलता एक प्यारा सा देश जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, वहां पर इस तरह की स्थिति कतई ना पनपे और न इस तरह आगजनी की तस्वीरें दोबारा सामने आए। हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।